Chapter 9, that is about moles. Moles. Okay, first topic, relative atomic mass. What is relative atomic mass? बेटे एटम्स का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम इनको मेजर करना चाहें, इंडिविजुअल एटम का मास फाइंड करना चाहें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे मिलता है, दूसरे एटम्स के साथ कंपेयर करके। अब इसके लिए जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया जाता है, और कार्बन 12 का जो एक एटम है उसका मास एग्जैक्टली 12 AMU जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब AMU क्या है, ये यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास यूनिट को एब्रीवेट किया जाता है AMU के साथ। यानी कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 कंसिडर किया गया है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को इस कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर किया जाता है। क्योंकि देखिए ना, एक एटम का मास है 12, तो उसका 12वां हिस्सा क्या बनेगा, 1। Yes, sir. ये देखिए लिखा ना रिलेटिव एटॉमिक मास को, कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। इन्होंने जैसे लिखा कि mass of any atom is the number of times the mass of one atom of an element is greater than 1/12 of the mass of carbon 12। इस तरह कह दें, जब कहते हैं mass of an atom of an element as compared to 1/12 of the mass of carbon 12, तो ये relative atomic mass है। अब relative atomic mass फाइंड करने का उन्होंने फार्मूला क्या लिखा, mass of one atom of the element over mass of 1/12 of the atom of carbon 12। तो आपने जस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना जो है ये याद कर लेना है कि इट इज द मास ऑफ एन एटम एज कंपेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। एग्जाम्पल उन्होंने दी कि एक एटम ऑक्सीजन का है, वो 16 टाइम्स हैवियर है देन 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कि कार्बन 12 का जो एक एटम है उसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर किया जाए अगर ऑक्सीजन के एक एटम को, तो ये ऑक्सीजन का एटम कितना है, 16 टाइम्स है। कितना है, 16 times. 16 टाइम्स है। तो फिर ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुआ, 16। इसी तरह Okay, से sir. आप कोई और एलिमेंट ले लें, مثلا ये एलिमेंट नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। कार्बन, हाइड्रोजन जो है उसका 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 लिया है। तो ये चंद एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं वो दी हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास देखें, ये चूंकि रेशो है, रेशो होने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता रिलेटिव एटॉमिक मास का। जैसे इसको हम AMU के अंदर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। आगे लिखा कि वाई आर सम एयर वैल्यूज नॉट होल नंबर्स, कि कुछ एयर वैल्यूज जो हैं वो होल नंबर क्यों नहीं होती, इसलिए कि जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज होती हैं इनको हम कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स की परसेंटेजेस जो हैं उनकी एवरेज लेकर। मसलन देखो, यहाँ पे एग्जांपल ली गई है क्लोरीन की। आइसोटोप तो मैंने बताया था ना, आइसोटोप का आपको पता है क्या होते हैं आइसोटोप, जी सर। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। जी सर। कल के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि जैसा हाइड्रोजन की जी जी। एग्जांपल ली थी, जिसके प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, तो जी। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है और इस वजह से जो है उनके मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। अब जो क्लोरीन है इसके वजह दो आइसोटोप हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है ये 75% पाया जाता है, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% पाया जाता है। अब हमने रिलेटिव ओके। एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करनी है, देखें, जो 35 मास वाला है वो 75% है, तो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 100 के साथ, और प्लस कर देंगे इसको, जो 37 मास वाला है वो चूंकि 25% था, तो 25 और 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को हमने प्लस किया कैलकुलेशन के बाद, तो 35.5 आंसर है।
तो आंसर आप देख रहे हैं कि ये किस में आ गया, डेसिमल डेसिमल्स में में, सर। डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में बन गई है। इट इज नॉट अ होल नंबर। अब वो होल नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने परसेंटेज अबंडेंसेस जो हैं उनकी एवरेज ली हुई है यहाँ पे। ओके सर। परसेंटेज अबंडेंस जो है उसको कंसिडर करते हैं। ये लिखा है, दिस इज बिकॉज सच एलिमेंट्स अकर एज मिक्सचर्स ऑफ आइसोटोप्स। एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स के मिक्सचर्स की सूरत में पाए जाते हैं। तो और हर आइसोटोप जो है उसकी परसेंटेज अबंडेंस डिफरेंट होती है। ओके सर। नेक्स्ट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मतलब कि मैनी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ऐसे हैं विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, smallest particle of a substance that can exist independently and shows all ओके the सर। characteristics of that substance। मॉलिक्यूल को हम यूं ही डिफाइन करते हैं ना, कि किसी भी सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा जरा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और उस सब्सटेंस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल देखें, क्लोरीन जो है ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन का हर मॉलिक्यूल जो है उसमें दो दो क्लोरीन के एटम होते हैं। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी बात करें, तो उसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम, ये देखें एक एटम नाइट्रोजन का है और दो एटम ऑक्सीजन के हैं। ये जस्ट उन्होंने मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि मॉलिक्यूल क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेटे कोई मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो एक एटम वाले हों, जो एक ही एटम पे मुश्तमिल हों। हाइड्रोजन सर। नो बेटे, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाया जाता है। डायटोमिक अच्छा। मॉलिक्यूल्स हैं इसके। ये आप देखें नोबल गैसेस जो हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिहाजा उनको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो नोबल गैसेज जो हैं वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने बात करनी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूल का आपको पता चल गया ना, पहले उन्होंने मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया है। जी सर। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है, इट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसा उधर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमने डिफाइन किया कि उसके एक एटम का मास एज कंपेयर टू 1/12 था मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से एटम की जगह मॉलिक्यूल को ले लेंगे कि मास ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपेयर टू 1/12 था मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कि किसी भी एटम का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा वो हम देखेंगे कि कार्बन 12 के 1/12 से वो कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल आप वाटर को ले लें, ये यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। वाटर को अगर लेते हैं, ये देखिए वाटर का लिया हो जिसका 18 जो है वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन एटम के 1/12 से 18 टाइम्स हैवियर है। या ओके सर। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, 28 जिसका मास बनता है। और 28 कैसे बनता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और N2 के अंदर दो एटम नाइट्रोजन के हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो दो एटम होने की वजह से क्या होगा, 2 × 14 तो 28। सिमिलरली ओके। क्लोरीन का मास 17 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है। तो इनका क्या मतलब हुआ कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो है उसका 17 मास का क्या मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 से 17 टाइम्स हैवियर है। ओके और सर। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसका मास 44 का क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कितना हैवी है। उसके जो है रिलेटिव रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 कितना के हेवियर है। 1/12 से कितने टाइम्स हैवियर है, यस सर। 44 सर। 44 टाइम्स। यानी कार्बन 12 के 1/12 से 44 टाइम्स हैवियर है।
तो ये ओके सर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है इस तरह से हम कंपेयर करके लेते हैं। और कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो किसको लिया जा रहा है? कार्बन 12 को लिया जा रहा है। ओके उसके बाद सर। है रिलेटिव फार्मूला मास है। जैसा पहले हमने बात की कि कंपाउंड्स जो हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, वो तो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। लेकिन कुछ सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये आयनिक है और ये मॉलिक्यूल्स ओके की सर। फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी आयनिक कंपाउंड का जो होगा, तो इसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बजाय ज्यादा एक्यूरेटली अगर बोलना चाहें तो हम कहेंगे रिलेटिव फार्मूला मास। ओके क्योंकि बेटा सर। मॉलिक्यूलर मास तो तब कहें जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन कोई भी अनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते उसके यूनिट्स। तो हम उसके लिए रिलेटिव फार्मूला मास जो है ये टर्म यूज करेंगे। तो ठीक है मॉलिक्यूलर सर। मास की तरह रिलेटिव जो फार्मूला मास है इसके वो भी हम डिफाइन तो वैसे ही करेंगे कि हम इसको कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड। mass of an ionic compound as compared, नहीं इसको हम इसके लिए ना एज बेटे कंपेयर फार्मूला, टू। एक मिनट, इसके लिए हम फार्मूला यूनिट की टर्म यूज करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल तो नहीं ना यूज किया जा सकता। आने जी कंपाउंड्स के सर। लिए हम फार्मूला यूनिट की टर्म यूज करेंगे और हम कहेंगे mass ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एज कंपेयर टू द mass ऑफ 1/12 ऑफ C12 या वन ओवर ओके ट्वेल्थ सर। ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि कार्बन 12 के 1/12 से इसके एक फार्मूला यूनिट का मास जो है वो कितने टाइम्स हैवियर है, तो वो उसका रिलेटिव फार्मूला मास कहलाएगा। ओके सर। अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास दिया है 58.5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फार्मूला यूनिट जो है सोडियम क्लोराइड का, ये कार्बन 12 के 1/12 से 58.5 टाइम्स हैवियर है। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। यहाँ पे ये डॉट के साथ जो 5H2 लिखा हुआ है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है, ओके सर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आपसे पूछे गए हैं, अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं। Relative atomic mass of any an atom is a number of times the mass of one atom of element is heavier than 1/12 of carbon 12। ये तो जस्ट की पॉइंट्स की तरह हैं, कुछ मेन आइडियाज जो हैं पिछले टॉपिक्स में से वो निकाले गए हैं। ओके सर। और ये रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यूज का बताया कि ये होल नंबर नहीं होती, किस वजह से? आइसोटोप्स की वजह से। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो उसके अंदर मौजूद सारे एटम्स के मासेस के सम के इक्वल होता है। रिलेटिव फार्मूला मास अनेक कंपाउंड का जो होता है ये सम और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स होता है जो उसके फार्मूला यूनिट में पाए जाते हैं। ये देखें वो डॉट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने कि डॉट के साथ हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू ईच कॉपर सल्फेट। इट डज नॉट मीन मल्टीप्लाई। कहा कि इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। डॉट का मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 5 मॉलिक्यूल पानी के अटैच होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। चलें, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, आपने आंसर देने हैं। ये सल्फर दिया है, जी। बल्कि ऐसे उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स दिए हैं जनरल। एस है 1224 और टी है 816। ये टू एलिमेंट्स हैं दैट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन एनिक कंपाउंड वी। वी कोई भी एनिक कंपाउंड है जो कि इन दोनों के आपस में मिलने से बनता है। व्हाट इज द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ वी? वी का रिलेटिव फार्मूला मास क्या बनेगा? तो बेटे इसके जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये एटॉमिक मैसेज दिए गए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं ये 24 इसका है और 16 उसका है। तो इन दोनों को प्लस कर दें तो ये रिलेटिव फार्मूला मैस बन जाएगा वी का। तो 24 + 16 करेंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40 सर।
ये नीचे यही थॉट प्रोसेस में उन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है और आंसर ये 40 लिख दिया। नेक्स्ट, कैलकुलेट करना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उसका मॉलिक्यूलर मास है, जो अन्य कंपाउंड है वो उनके फार्मूला मैसेज होंगे। कोवलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मैसेज और अन्य कंपाउंड्स के फार्मूला मैसेज हम कंसिडर करेंगे। तो बेटे जिसका भी आपने मॉलिक्यूलर मास जो है ये फार्मूला मास फाइंड करना है, उसके अंदर मौजूद सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेज को प्लस कर देना है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखें, कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन का हम्म 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। 16 प्लस 1 17 हो गया। 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। हम्म 34 के अंदर हम कैल्शियम का 40 जो है उसको प्लस कर देंगे तो 74 मैस आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके सर। इसी तरह से बाकी भी जितने कंपाउंड्स हैं इनके मैसेज को यूं प्लस करना होगा। अब यहाँ पे देखो ना, अमोनियम फास्फेट में NH4 थ्राइस, थ्राइस क्यों आ रहा है? क्योंकि फास्फेट की 3 वैलेंसी है जो अमोनियम के नीचे आ रही है। हम्म तो इसका जब आपने मैस फाइंड करना है तो नाइट्रोजन का मैस होता है 14, हाइड्रोजन का जी एक सर। एटम का 1 होता है, तो 4 एटम है, यहाँ पे 4 हो गया। हम्म 14 प्लस 4 18, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है ठीक है, सर। 18 इंटू 3 54, 54 बनेगा इसका टोटल NH4 थ्राइस का। उसमें प्लस करना है आपने फास्फोरस का 31, और फिर उसमें ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 4 64, ये उसमें प्लस किया जाएगा। तो इसी तरह बाकी जो ओ, है सब इनके मैसेज को आपने फाइंड करना। यहाँ पे इस तरह से जो डॉट के साथ पानी के मॉलिक्यूल लिखे हो ना, 10 मॉलिक्यूल वाटर के, तो वाटर का मैस जी वेट सर। बनेगा हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 मॉलिक्यूल जो पानी के हैं, हम्म इनका 180 मैस बनेगा। इनको यस सोडियम सर। कार्बोनेट के मैस के अंदर प्लस करना होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4 नाइट्रोजन एटम्स हैव द सेम मास एज वन फार्मूला यूनिट ऑफ XO, व्हाट इज X? 4 nitrogen atoms have the same mass as one formula unit of XO. What is X? कि X क्या है? हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे आपको दिया है XO। XO के अंदर देखें कि एक एटम X का है और एक ऑक्सीजन का है O का। तो इसका जो जी सर। मैस बनता है, मैस हमने फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल बनता है? मैस ऑफ, बल्कि एटॉमिक मैस ऑफ X प्लस प्लस जो है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यानी O। ओके सर। अच्छा, अब आप देखो कि एटॉमिक मास ऑफ X वो तो हमने फाइंड करना है, इसको हम ऐसा ही लिखेंगे। प्लस जो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है दैट इज 16। जी और सर। उन्होंने इधर देखें कहा हुआ है कि XO का जो मास है ये नाइट्रोजन के 4 एटम्स के इक्वल है। हम्म ये देखें, 4 नाइट्रोजन एटम्स हैव द सेम मास एज वन फार्मूला यूनिट ऑफ XO। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। जी। तो यहाँ पे ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 4। 4 सर। 14 मल्टीप्लाई लिखा मैंने 4, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि 4 एटम नाइट्रोजन के जो हैं जितना उनका मैस बनता है XO के एक मॉलिक्यूल का उतना मैस है।
तो अब हम इसको नेक्स्ट जो है सॉल्व करते हैं। तो ये 14 × 4 कितना हो गया? 50, 56 सर। 56। और ये जो 16 है ये इधर ले आकर हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 सर। ये इक्वल टू आ रहा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये 40 बना है। हाँ जी, यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल 40 है। इट मीन्स के जो एटॉमिक मास एक्स का है वो कितना हो गया? 40 सर। 40। तो आपसे देखें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, व्हाट इज एक्स? व्हाट इज एक्स, उन्होंने कहा एक्स है क्या? आपने मैथ्स फाइंड कर लिया ना। यस सर। जब मैथ्स मिल गया है तो आपने फिर ये देखना होगा कि 40 मैथ्स वाला एलिमेंट कौन सा है। तो बेटे 40 मैथ्स वाला एलिमेंट जो है वो कैल्शियम है। ओके सर। आपको कैसे पता चलेगा? पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, यस पीरियोडिक सर। टेबल से आपको पता चलेगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर तो आपने देखना है कि 40 मैथ्स वाला एलिमेंट कौन सा है। हाँ, ये समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन आपके बुक में है? अ, जी सर है। ये हैं सारे क्वेश्चन? यही वाले नहीं है लेकिन इस तरह के हैं। मिलते जुलते हैं, वो एडिशन का फिर फर्क आ रहा है इसका अंदर। ठीक है, कोई नहीं, मैं जी। दूसरा वो वाला एडिशन ही डाउनलोड कर लूंगा, फिर एग्जैक्टली सेम रहेंगे। चलो बेटे, नेक्स्ट है मोल। मोल्स के बारे में देखो बेटे, एटम जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं और इस कदर तादाद में ज्यादा होते हैं कि उनको काउंट करना जो है एट ए टाइम, उनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एटम का थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाहें कि तो जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, एक फुल स्टॉप जी डॉट जो सर। लगाते हैं लाइन के एंड पे, ये जैसा आप ये देखें ये डॉट लगे हुए हैं, तो एक फुल स्टॉप की जगह 2 मिलियन एटम जो है वो समा सकते हैं। यानी अगर 2 मिलियन एटम इकट्ठे किए जाएं तो वो एक फुल स्टॉप की जगह आएंगे। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि एक जो दूसरा है एटम है उसका साइज कितना होगा, यानी बहुत छोटा होता है। अब यस सर। इतना छोटा एटम का साइज है तो एटम्स को काउंट करना चाहिए। हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट की कुछ क्वांटिटी हो तो उसके अंदर तो बेशुमार एटम आ जाएंगे, उनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो यूज करते हैं मोल का। जिस तरह हम कहते हैं ना दर्जन या डजन, हम कहते हैं डजन एग, डजन एग्स, इसका मतलब क्या होता है? 12 एग्स। 1 डजन एग मीन, एग्स मीन के 12 एग्स। यस। तो इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, यानी चीज़ों की जो तादाद है, यहाँ पे एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है उसके लिए यूनिट मोल का यूज होता है। और ये मोल ऐसा यूनिट है केमिकल क्वांटिटीज का। इसको MOL के साथ हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद ये वही होती है जो 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर होती है। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है उसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने होंगे, जितने के 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर इसके एटम्स की तादाद होती है। यानी कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है, इसके 12 ग्राम के अंदर जितने कार्बन के एटम्स होते हैं, इतनी तादाद किसी भी चीज के एक मोल के अंदर उसके पार्टिकल्स की होगी। अब कार्बन 12 के जो 12 ग्राम्स हैं, इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं, यानी कार्बन के एटम्स होते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही? हम्म। एक नहीं सर, बीच में ब्रेक हो रही। अभी अब सही होगी? जी सर, अब ठीक है। हाँ, वो इंटरनेट के डिस्कनेक्शन हुई थी बीच में। अच्छा, मैंने कहा कि ये 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली,
ये वैसे एग्जैक्ट वैल्यू ये थी 6.02। सिक्स ओके पॉइंट सर। जीरो टू आपके यहाँ कितनी मेंशन है? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी बुक में इसकी वैल्यू कितनी मेंशन्ड है? 6 है या 6.02 है? सर ये 6 × 10⁻⁻³ अच्छा, यही लिखी हुई है, इसको राउंड ऑफ कर दिया ना। तो 6 × 10 जी पावर सर। 23 पार्टिकल्स जो हैं ये किसी भी चीज के एक मोल के अंदर होते हैं। और ये जो वैल्यू है ये कहलाती है एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये आपने याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल है उसमें उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स कितने होंगे? 6 × 10⁻⁻23 सर। 6 × 10⁻⁻23। तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस अब वो कांस्टेंट गाँव। या एवोगाड्रोस नंबर। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। किस पे डिपेंड करेगा? हमारे सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। ओके सर। अगर हमारा सब्सटेंस एलिमेंट है तो ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके एक मोल में। अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। आयनिक स्पीशी है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर आयंस के होंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अल्टीमेटली उसके एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे लिखा कि हाउ डू वी कन्वर्ट बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स में हम रिलेशनशिप कैसे जो है वो कायम कर सकते हैं। आप बड़े एग्स के हवाले से, डजन्स के हवाले से देखें। अगर हमारे 12 एग्स होते हैं ना एक डजन में। जी सर। अच्छा, अगर 24 एग्स हों तो ये कितने डजन बनेंगे? 2 डजन सर। ये आपको टू कैसे मिला? आपने कैसे कैलकुलेट किया? सर जस्ट सिंपल प्लस कर दिया है। बेटा, आप 24 को 12 से डिवाइड किया तो टू मिल गया। यस सर। अगर आपके पास 36 एग्स हैं तो ये कितने डजन बने? सर 3। ये कैसे मिला 3? सर उसको मल्टीप्लाई कर दिए। किसको? 12 को सर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 12 को 3 से किया, या जो गिवन नंबर ऑफ एग्स हैं उनको डिवाइड कैसे करें कि 12 आ जाए, ये 3 आ जाए? 12 से डिवाइड कर दिए। 12 से डिवाइड करेंगे सर। 36 को 12 से डिवाइड करें तो 3 आ गया। जी सर। गिवन नंबर ऑफ एग्स को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डजन्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक डजन के अंदर 12 एग्स होते हैं। इसी तरह से मोल्स का फार्मूला बना। हमें पता है कि एक मोल किसी भी चीज़ का हो तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जो गिवन यस नंबर सर। ऑफ पार्टिकल्स हैं हम उनको इस नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो हमें मोल्स मिलते जाएंगे। हाँ जी, मोल्स ओके की सर। समझ आ गई? जी जी सर। ये आपको वो एक वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻23 नियॉन एटम्स हैं, इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट आप इसको जी एवोगाड्रो सर। नंबर से डिवाइड कर दें, 0.167 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आयरन एटम्स आर देयर इन 0.5 मोल ऑफ आयरन। अब बेटे इस फार्मूले को यूज करेंगी हर एक कैलकुलेशन में। इसमें देखें कितनी चीजें आ रही हैं, तीन चीजें। एक है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा है नंबर जी ऑफ सर। पार्टिकल्स, तीसरा ये एवोगाड्रो यस। नंबर है। एवोगाड्रो नंबर तो अब कांस्टेंट है, ये अब हर एक में ऐसा यूज करेंगी। इन दोनों में से एक चीज आपको दी गई होगी, दूसरी आपने फाइंड करनी होगी। अगर आपको जी नंबर ऑफ सर। पार्टिकल्स दिए गए हैं उसको जस्ट यहाँ पुट करें, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करें तो मोल्स मिल जाएंगे। और अगर मोल दिए गए हों, जैसे यहाँ पे देखें आपको 0.5 मोल दिए गए हैं और आपने एटम यस फाइंड सर। करने हैं, तो इस फार्मूले में पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 0.5 पुट करेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आपने फाइंड करने हैं। ये एवोगाड्रो नंबर जो इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा। सर अब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल टू, अभी नेट को जरा स्टेबल होने दें।
हाँ जी, आप देखें, आप क्लियर हुई है आवाज? जी सर, अब ठीक है। ठीक। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अब बेटे इसी फार्मूले को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए रीअरेंज करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ओके सर। क्रॉस मल्टीप्लाई समझती हैं ना? जी सर। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसको लेफ्ट साइड पे ले लें अब, और नंबर ऑफ मोल्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एवोगाड्रो नंबर से। मीन्स के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको पार्टिकल्स की तादाद मिल सकती है, ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये देखो 0.5 मोल दिए गए हैं आयरन के, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई किया तो 3 × 10⁻23 जो जी। है, ये आयरन के एटम्स की तादाद मिल गई हमें। नेक्स्ट ओके एग्जांपल सर। है कि हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के 3 मोल में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? तो बेटे 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर होते हैं, तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। जी सर। लेकिन इन्होंने 3 मोल्स एटम नहीं कहा था, यहाँ देखें 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कहा था। हम्म। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो एटॉमिक स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं करती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। हम्म। यानी उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। जी। अगर 3 मोल्स हैं तो 3 मोल्स तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के हैं। एटम्स कितने होंगे? जी सर। एटम उससे डबल होने हैं। देखो ना, जब हर मॉलिक्यूल में दो दो हाइड्रोजन एटम हैं, तो जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे, उससे डबल एटम आएंगे ना हाइड्रोजन के। जी सर। तो 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर 6 मोल्स जो हैं हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 6 मोल्स। हम्म। ये देखें 6 मोल, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो 6 मोल्स जो हैं इनके अंदर कितने होंगे? 6 से मल्टीप्लाई किया, 3.6 × 10⁻24 आ गया ये कैलकुलेट करने से। हाँ ओके जी, सर। इस बात की समझ आई आपको? जी सर, आ गई। कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात की थी ना, 3 मोल तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे आपको हालांकि दिए नहीं गए कि मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस हमने खुद देखना है कि वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोनोटॉमिक में पाई जाती है, ट्राइएटॉमिक है, कितने एटम्स होते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में, ये हमें देखना होगा। यस सर। किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है, क्या वो एटॉमिक स्टेट में है या मॉलिक्यूलर स्टेट में? अगर मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो उसके एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? तो हमने देखा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो लिहाजा जितने मोल्स दिए गए हैं उनको डबल कर दें, तो 3 मोल दिए गए थे, हमने 6 कर दिए, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एटम्स की तादाद आ गई। ओके। नेक्स्ट है कि हाउ इज द मोल रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन। मोल का केमिकल इक्वेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पे देखें बेटा, एक आपको केमिकल इक्वेशन दी गई है, सोडियम प्लस क्लोरीन दैट गिव्स सोडियम क्लोराइड, NaCl बन रहा है जैसे। इसको जब बैलेंस किया है, बैलेंस करने से 2 एटम सोडियम के, एक मॉलिक्यूल जो है, हाँ, यहाँ पे 2 एटम हालांकि क्लोरीन के भी हैं, उधर दो जी मॉलिक्यूल सर। NaCl के बन रहे हैं। लेकिन ये जो कोएफिशिएंट्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जी मोल्स को सर। शो करते हैं, ये मोल्स को शो करते हैं। तो इस इक्वेशन में 2 मोल सोडियम के हैं, 1 मोल क्लोरीन गैस का है जो आपस में मिल रहे हैं, और 2 मोल NaCl जो है वो बन रहा है। ठीक है? यस सर। मोल्स के हवाले से हम देखें, अगर तो हम तादाद के लिहाज से देखें, तो हम कहेंगे 2 एटम जो हैं वो सोडियम के, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, ये आपस में मिलते हैं, और 2 यूनिट्स जो हैं, ये फार्मूला यूनिट्स वो सोडियम क्लोराइड के बनते हैं। अब हम इन्हीं को मोल्स में कन्वर्ट करें, हम कहेंगे 2 मोल सोडियम, 1 मोल क्लोरीन, आपस में मिलकर 2 मोल सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये ओके सर। मोल का आपको क्लियर होना चाहिए, मोल का यूज जो है वो कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, बस किसी चीज, एक चीज के 2 मोल है ना, और कोई और चीज है उसके भी 2 मोल हों, तो दोनों के अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम होगी। ओके सर। बेशक एक चीज का जो है वो 1 मोल एटम्स लिए हैं, दूसरी के 1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तीसरी के 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ले लें, चौथी के 1 मोल आयंस ले लें,
तो तादाद पार्टिकल की सेम हो। पार्टिकल एक जनरल टर्म है जो सबके लिए यूज होती है। अच्छा, मोल एंड मोलर मास। बेटे किसी भी सब्सटेंस के एक यूनिट के अंदर जितने एटम्स मौजूद हैं, सब सब के एटॉमिक मैसेज को प्लस कर दें तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल था, अगर वो आयनिक कंपाउंड था, उसका फार्मूला मास मिल जाएगा। अब ना आपने क्या करना है, आपने उसको ग्राम्स में शो कर देना है, तो वो उसका मोल बन जाएगा। ओके सर। और मास जो है वो मोलर मास बनेगा। ये देखो, एल्यूमिनियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, एयर शो किया ना, रिलेटिव एटॉमिक मास वो 27 है। हमने हम्म। साथ ग्राम का यूनिट यूज किया, 27 ग्राम, ये मोलर मास बन गया। कार्बन का मास 12 होता है, ग्राम यूनिट यूज किया 12 ग्राम, ये उसका मोलर मास बन गया, यानी एक मोल का मास। सिमिलरली नाइट्रोजन का 20 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो पता है कि मोलर मास इक्वल किसकी होती है? किसी भी एलिमेंट का जो मोलर मास है, ये उस एलिमेंट के रिलेटिव यस सर। रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल होती है। जस्ट उसको ग्राम्स में शो किया गया होता है। ठीक है, हर एलिमेंट का यस सर। मोलर मास कितना होता है? जरूरी नहीं कि एलिमेंट कंपाउंड हो बेशक। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का ग्राम्स में, तो ये उसका जी रिलेटिव, सर। ये दूसरा कहलाएगा मोलर मास उस एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल ओके सर। उन्होंने कहा कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो सोडियम का है ये 23 है। तो मास ऑफ वन हम्म। मोल ऑफ सोडियम एटम कितना हो जाएगा? 23 ग्राम्स। ओके सर। रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो क्या बन गया? मोल। मोलर मास। हाँ जी, मोलर मास बनेगा, और वो उसका एक मोल कंसिडर होगा। ओके सर। मोल और मोलर मास में रिलेशनशिप आगे देखो। मोल किसी भी सब्सटेंस के जो हैं वो किसके इक्वल है? मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम जो आपको गिवन है, उसको उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो उस चीज के मोल्स आ जाते हैं। ओके किसी सर। चीज के मोल्स कैसे मिलते हैं? सर उसकी, उसके मास ऑफ एलिमेंट के जो है उसको बस डिवाइड कर देते रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ उस एलिमेंट के। हाँ जी, मास ऑफ द एलिमेंट जो है उसको ग्राम्स में लेना है। अगर आपको किलोग्राम में दिया गया हो ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। ओके सर। तो उसको डिवाइड कर देना है उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे। यहाँ क्या है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स इन इतने किलोग्राम ऑफ, आप यहाँ देखें किलोग्राम में मास दिया ना, हम्म। 0.196 किलोग्राम ऑफ आयरन। उधर Fe जो है उसका 56 है। अब यहाँ पे 56 आयरन का मास है। अगर आपने ये किलोग्राम में लिया है ना, तो आप आयरन को भी किलोग्राम में ले लो, यानी दोनों के लिए सेम यूनिट यूज करो। तो आपको उसको भी ओके ग्राम में सर। कन्वर्ट करने की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कन्वेयर फैक्टर्स। तो इतने किलोग्राम आयरन है, उसका आपने उसके मोल्स फाइंड करने हैं, तो जो उसके इस गिवन मास को डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास के साथ। लेकिन मोलर मास बेटा किस में होता है? ग्राम्स में। यस सर। मोलर मास ग्राम्स में होता है। तो इसलिए हम्म। हमें ये जो उसका मास किलोग्राम में दिया गया, इसको भी ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 से यूनिट्स मल्टीप्लाई। यूनिट हमने एक जैसे यूज करने होते हैं पूरे फार्मूले में। तो इसलिए ओके जीरो सर। पॉइंट वन से इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और 56 से इसको डिवाइड किया है। 56 क्या था? रिलेटिव एटॉमिक मास आयरन का। तो 3.5 मोल्स हमें मिले इसके। ओके सर। एक और एग्जांपल है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड आर देयर इन इतने एटम्स ऑफ लेड। तो इन एटम्स की तादाद को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, इसके मोल्स आ जाएंगे। व्हाट द मास ऑफ ओके। इतने एटम्स ऑफ लेड, ये भी उसी तरह का ही है। ठीक है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, हम्म। मास ऑफ, ऊपर क्या कहता है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड आर देयर इन इतने एटम्स। हाँ, यहाँ पे एटम दिए गए हैं, मोल फाइंड करने हैं, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एटम दिए गए हैं और मास फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है सर। बेटे इसको हम पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, यस सर। और उसके बाद हम
इसको लेड के रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि 207 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड किए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके जब मोल्स मिल गए हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ? सर उसके एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जो लेड का है उसके साथ, वो 207 है। यस सर। तो हमें मास ऑफ लेड मिल गया इस तरह से। आगे लिखा है कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास क्या होगा? बट जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और वन मोल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड मीन के अन्य कंपाउंड कर लें अगर, तो अन्य कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मास जो है, mass of its formula unit expressed in grams, ये जो है वो मोलर मास कंसिडर होगा। ये देखिए ओके सर। एग्जांपल्स उन्होंने दी आपको, ऑक्सीजन है, आयोडीन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, इनके मोलर मास से दिए गए। नहीं, वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कोवलेंट कंपाउंड है तो फार्मूला मास, अनिक कंपाउंड सॉरी कोवलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास, अनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास। ओके सर। तो उन सबको आप क्या ग्राम्स में शो कर देना है, तो ये उनके मोल्स, मोलर मैसेज बन जाएंगे और उनकी अमाउंट्स जो हैं वो एक एक मोल कंसिडर होगी। ओके सर। यहाँ पे उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। ये ऊपर फार्मूला अभी आ चुका है, मैस ऑफ द गिवन सब्सटेंस को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करते जाना है, आपको मोल्स मिलते जाएंगे। हम्म। एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाउ मेनी आयंस आर देयर इन 20 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? तो हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले आयोनाइज करना होगा। ये देखिए मैग्नीशियम जी ऑक्साइड सर। को आयोनाइज किया, इसके एक मोल से एक मोल ही मैग्नीशियम आयन का बना है और एक मोल ऑक्साइड आयन का बना है। अब हमें कितना दिया गया? 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम हम्म। 20 को मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोलर मास से डिवाइड करेंगे जो कि 40 बनता है, तो उसे डिवाइड करेंगे 20 को तो 0.5 मोल। ये ओके 0.5 सर। मोल्स जो हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के आयंस हैं हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई कि देखो एक मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का ना MgO का, तो उसमें एक मोल मैग्नीशियम आयंस का है और एक मोल ऑक्साइड आयंस का है। 0.5 मोल जी। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें 0.5 मोल मैग्नीशियम का है और 0.5 मोल जो है वो आयरन उसका 0.5 मोल ऑक्साइड आयंस का है। हम्म। ये इसको डिफाइन किया ना, डिस्क्राइब किया इस MgO को कि इसके एक मोल में एक मोल मैग्नीशियम का और एक मोल ऑक्सीजन का। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। हमारा जो मोल्स का टॉपिक है इसको देखेंगे कि ये चीज़ तो इसमें हम इसी में ही वैसे आ जाती है, ये मोल्स ही बन जाते हैं। हम्म। अच्छा, हाँ जी, हमने हाँ जी ये क्वेश्चन करने थे। देखो mass of one mole of a substance is its relative atomic mass in grams if the substance exists as atoms। कि अगर वो एलिमेंट है एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो mass of atomic mass, relative atomic mass in grams जो है ये उसका मोलर मास यानी 1 मोल बन जाता है। हम्म।
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इस तरह से ग्राम्स में शो करते हैं, वो मोलर मास हो जाता है। रिलेटिव फार्मूला मास अनेक कंपाउंड का ग्राम में शो कर दिया जाए तो वो भी मोलर मास ही बनता है। आ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये जैसे कि रिव्यू है होता है, जिसको एवोगाड्रो कांस्टेंट एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स जो हैं वो कैसे मिलते हैं, मास ऑफ द एलिमेंट जो गिवन होती है ग्राम्स में, उसको उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ओके ऑफ ऑल सर। सब्सटेंस के कैसे मिलेंगे, मास ऑफ द सब्सटेंस जो है ग्राम्स में, उसको डिवाइड करेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ओके सर। Molar mass refers to the mass of one mole of substance. It has the same value as AR or MR। कहा कि जो मोलर मास है ये कोई डिफरेंट थिंग नहीं है, वही जो AR या MR हम यूज कर रहे हैं उन्हीं को, उन्हीं की तरह जो है वो AR को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। और सर AR को तो ओके पहले यूज कर रहे हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो MR यानी मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है उस सेंस से यूज हो सकती है। हाँ, ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। मेटल कंपाउंड का फार्मूला आपको दिए गए हैं। रिलेटिव फार्मूला मास इतना है, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, और मेटल एक्स कौन सी है, जो आपको मैंने पहले सॉल्व करके दी उसी से मिलती जुलती। तो ये 9.2 को आप सॉल्व करेंगे। हाँ जी, इसी तरह से ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको आपने सॉल्व करना है। ये देख रही हैं जी सर। आपकी बुक में, अगर एग्जैक्टली ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो बेशक जो उधर है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये इसके कम से कम पिक्चर ले लें और इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझे बेशक ये व्हाट्सएप कर देना सॉल्व करके। इनके सोल्यूशन जो है वो पेज पे स्कैन करके आप मुझे भेज दें। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड्स। सर वो क्वेश्चंस आप एक दफा दिखाएंगे प्लीज, मैं स्क्रीनशॉट लूंगी। डियर, ओके सर। ये ऊपर वाले होंगे सारे। यस सर। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड्स की। किसी भी कंपाउंड के बेटे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। उसके अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं सबके एटॉमिक मैसेज को प्लस करें। तो सबसे पहले तो उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लें। उसके बाद मसलन ये H2O2 लिए है, इसके एक मॉलिक्यूल में आपने देखना है कि हाइड्रोजन कितनी है। हाइड्रोजन का मास जो है वो कितना बन रहा है, 2। सर। और H2O2 का क्या बनता है, 2 ये इसका हो गया, और ये 16 × 2 32, 32 टू 34 हो गया। जी सर। अब आप हाइड्रोजन की परसेंटेज लेना चाहती हैं तो आप 2 को डिवाइड कर दें 34 के साथ। हम्म। 2/32 ये हाइड्रोजन के मोल्स आ गए। और ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं तो 32 को डिवाइड कर दें ओके सर। 34 के साथ। ओके सर। ये देखें, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड किसके इक्वल है, रिलेटिव टू मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स इन द फार्मूला। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में परसेंटेज निकाली जा रही। पहले उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करना, हमें 34 मिला है। अब देखें, ये पहले हाइड्रोजन की निकाली, उसके बाद ये ऑक्सीजन की निकाली जा रही है। परसेंटेज देखो ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये परसेंटेज ऑक्सीजन की फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। यहाँ फिर आपको एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड करनी है हम्म। तो इसका बेटे अपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेना है कॉपर सल्फेट का, जो कि ये आ रहा है 250। इसमें वाटर का मास कितना आ रहा है, 18। और परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड करनी है तो ये किसके इक्वल है,
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाटर का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर ओवर एमआर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स मल्टीप्लाई 100। तो ये वाटर की परसेंटेज मिलेगी किसी भी कंपाउंड के अंदर। मसलन कंपाउंड के अंदर मींस कोई एग्जांपल, मसलन देखो ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, इनका मास है 250। अब इसमें हम्म। वाटर है जी। और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जितनी तादाद हो वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि एक एटम का जो एमआर है, एक पार्टिकल का वाटर है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल का जो एमआर है वो है, यहाँ पे आपने दे देना जो कि 18 बनता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल तादाद से। ओके। ये फिर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं परसेंटेज कंपोजिशन के वाले से। फिर ये टेस्ट योरसेल्फ के कुछ क्वेश्चंस हैं, पिक्चर ले लें इसकी भी। ओके सर। ये मैं कल सुनूंगा, ना समझ आए जिसकी वो पूछते जाना। फाइंडिंग द फार्मूला फॉर कंपाउंड, कंपाउंड का फार्मूला कैसे फाइंड करना है बेटा? कंपाउंड का फार्मूला फाइंड करने के लिए ये वेरी सिंपल पॉइंट्स भी इन्होंने दे दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने फाइंड करना है मास ऑफ रिएक्टेंट्स टेक ए पार्ट इन द रिएक्शन, कि रिएक्टेंट्स के कितने मैसेज हैं जो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट ओके। आपने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने रिएक्टेंट्स के। ऐसे बेटे ये होता है जब आपने फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाना है, तो उसका तरीका ये होता है कि उसके जो रेडिकल्स होते हैं या आयंस होते हैं, उनको हम हम्म। साइड बाय साइड लिखते हैं और उनकी वैलेंसीज को क्रॉस चेंज करके बॉटम राइट कॉर्नर में लिख देते हैं। ओके सर। फार्मूला फॉर कंपाउंड है ना, तो उन दोनों आयंस की जो वैलेंसीज होती है ना, वो इंटरचेंज करके, यानी पहले की वैलेंसी दूसरे के बॉटम राइट कॉर्नर में और दूसरे की जो वैलेंसी वो पहले के बॉटम राइट कॉर्नर में लिख देते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो फार्मूला है कंपाउंड का, वो लिखा जाता है इस तरह से। ये एक्टिविटीज हैं, सिंपल होती हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये मोल के हवाले से बताया कि नंबर ऑफ मोल जो हैं ओवर एमआर, ये उसका फार्मूला है। अच्छा, इधर देखें, ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के मैसेज दिए, और रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं वो दिए हैं। ये तो वो मैसेज हैं जो गिवन है, जी। ये दोनों गिवन है। ये नीचे है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। अब आपने हर एक गिवन मैस को रिलेटिव एटॉमिक मैस 24 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू मिल रही है आपके पास। ओके सर। नीचे है कि मोलर रेशो डिवाइड बाय स्मॉल नंबर ऑफ फ्रॉम प्रीवियस। अब आपने क्या करना है इसके बाद, कि इन पिछली रोज में से 3 रोज है ना, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके ऊपर सबको डिवाइड कर देना है। अब सबसे छोटी 0.05 थी, इससे जी। इसको खुद को भी डिवाइड करना है तो 1 आंसर आएगा। इसको किया तो आपने डिवाइड करके देख लेना है, जो भी आंसर आता है। ओके। इस तरह 1.24 है, उसको कर लेना। तो ये जो जो मैसेज आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर ये एलिमेंट्स के मैसेज दिए गए हैं ना, तो जो मैसेज दिए गए हैं, ये फार्मूला फाइंड करने के सारे स्टेप्स हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। देखो, ये इनके रिलेटिव आपने मैसेज लिख दिए हैं, जी। सॉरी ये वाले 24 और 16, और ऊपर क्या है, ये गिवन मैसेज है, ये गिवन मैसेज है ग्राम्स में। ये नीचे हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। ये आ रहे हैं मोल रेशो, नंबर ऑफ मोल रेशो। नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद मोल रेशो मिलेगी। और मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? गिवन मैस ग्राम्स में जो उसको एमआर से या रिलेटिव एटॉमिक मैस से डिवाइड करते जाना है।
जब डिवाइड कर दिया तो ये मोल्स मिल गए। जब ये मिल जी जाएं सर। तो आपने मोल रेशो कायम करनी है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू पे सबको डिवाइड करना है। हाँ जी, ओके पहले सर। को किया तो 1, दूसरे को किया तो 1। ये 1 1 क्यों आ रहा है? सर क्योंकि हम लोग पिछले जो दोनों लीस्ट काउंट है क्वांटिटी उसी पे सेम है डिवाइड कर। बेटे, जी दोनों सर। क्वांटिटी सेम है, ये वाली भी सेम क्वांटिटी थी, इस वजह से। ओके सर। तो 1 1 की रेशो आई। जब 1 1 की रेशो, तो इसका फार्मूला बना MgO। ये देखें कैलकुलेट हो गया। ओके। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो उसके एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट तादाद को शो करता है। सिंपलेस्ट तादाद को शो करता है एज फार एज पॉसिबल। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया है MgO। तो इसका सिंपलेस्ट हम्म। फार्मूला यही बनता है, ये ऊपर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। मतलब कि अदर फार्मूले जैसे कि Mg2O2, Mg3O3 वगैरह, they also fit the results since the ratios of magnesium to oxygen are the same। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रेशो तो यहाँ भी सेम आ जाती है ना। जी। अच्छा, तो सिंपलेस्ट फार्मूला फिर क्या हुआ, जिसको एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल ओके सर। फार्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड फाइंड करना है। ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है जो आपको दी हुई है। ये देखें, कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे रखा है, इधर से मीथेन गैस को इसके ऊपर से पास किया जा रहा है, और एक्सेस मीथेन की तो यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। और ये कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ये हमने जो वो पोर्सलिन बोर्ड शेप जो है ये इसको रखा। तो हाँ जी बेटा, यहाँ से मीथेन गैस एंटर हो रही है, और इसके अंदर क्या कॉपर ऑक्साइड है, उसको हीट करने से रिएक्शन हुआ, एक्सेस जो मीथेन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। और अब ये मीथेन और कॉपर ऑक्साइड उसकी पूरी एक्टिविटी आपको दिखाई गई है कि कॉपर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा। ये देखें, आपने सिंपली पोस्टीन बोट जो है उसका वजन कर लेना है। ये पोस्टीन बोट है जो अंदर रखी हुई है। आपने स्पैचुला के जरिए कॉपर ऑक्साइड जो है, जो कि ब्लैक सा पाउडर फॉर्म में होता है, उसको बोर्ड के अंदर डालना है और उसका वेट कर लेना है। ठीक है, उसका वेट वेट कर कर लेना है लेना आपने। सर। अच्छा, ये करेंगे पोस्टीन बोट जो है जिसमें कॉपर ऑक्साइड है, उसको किधर रखा है आपने, मिडल ऑफ टेस्ट ट्यूब विद स्मॉल जेट होल एट इट्स एंड। ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसके सिरे पे होल है। हम्म। ऑपरेटर्स को इसके मुताबिक सेट कर दिया। अब आपने मीथेन गैस को इसमें से पास करना है ऑपरेटर्स में से, तकरीबन 30 सेकंड तक। किस लिए? ताकि हवा इसमें से निकल जाए। ओके। लाइट द गैस दैट escapes थ्रू द होल इन द टेस्ट ट्यूब। लाइट द गैस दैट escapes थ्रू द होल इन टेस्ट ट्यूब के होल से जो गैस निकलती है बाहर, उसको खत्म कर दें आग जलाकर। उसके बाद आपने हीट करना है कॉपर ऑक्साइड को अंटिल नो फर्दर कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। इतना हीट करें हम्म। कि कलर चेंज होती है, लेकिन जब स्टॉप हो जाए, मजीद चेंज ना हो, उस वक्त तक गर्म करें। ये रिएक्शन हैं इसके। कॉपर ऑक्साइड मीथेन के साथ मिलकर कॉपर बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कॉपर जो है, इट विल रिमेन एज अ ब्राउन रेसिड्यू। पॉस्टिंग बोट में ही ब्राउन रहता है। आपने बेंसन बर्नर जो है उसको टर्न ऑफ कर देना है, और मीथेन गैस जो है उसको आपने अलाउ करना है कि वो फ्लो कर सके थ्रू द ऑपरेटर्स, जबकि ऑपरेटर्स ठंडा हो रहा हो।
तो गैस सप्लाई को ओके टर्न ऑफ सर। कर देना है, apparatus को ठंडा कर देना, दोबारा वजन कर लेना है बोर्ड का और उसके कंटेंट्स का। ये देखें सैंपल रिजल्ट्स आपको दिए गए हैं। मैसा पोस्टिन बोर्ड जो है वो 18.40 है। मैसा पोस्टिन बोर्ड प्लस ये एक्साइड जो है ये 35.89 है। इसे मैसा पोस्टिन बोर्ड क्या है प्लस कॉपर ये 32.37। ओके तो सर। हाँ जी ये इनके मैसेज दिए गए हैं जो हमने कैलकुलेट करके लिए हैं। अब इनका ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ये सिंपली होल नंबर जब ले लेने तो यही इनके फार्मूलों के नीचे सिंबल्स के नीचे राइट बॉटम पे लिखा जाना। में टॉपिक को देखें कि हम कितने कर चुके हैं। बेटे इसमें मोल्स से इसमें स्टोइकियोमेट्री है, वो चीज़ें हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटे क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल, हाँ जी, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो जितने भी एटम्स होते हैं उनको सिंबल्स के साथ, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंबल्स के साथ अगर हम शो कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। जिस एलिमेंट्स को सिंबल से शो करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को जो है, कंपाउंड्स को जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूलों से शो करते हैं। हम्म। इससे आने कंपाउंड जो हैं उनको भी आने कंपाउंड जो है उनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं जी सर। जिनके साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा कि रिलेशनशिप है बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये सिंपल होल नंबर रिलेशनशिप होता है। आपने क्या करना होता है इसमें कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मैथ्स निकाल कर, एम्पिरिकल फार्मूला का मैथ्स जो है उसको निकाल कर कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला के मैथ्स को उस मैथ्स से डिवाइड कर देना होता है और ये एक नंबर मिल जाता है। इस नंबर ठीक से है हम सर। जब भी एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ये दोनों में ओके। रिलेशनशिप है। यहाँ एग्जांपल से भी वाजे किया है उसको। हाँ जी ये बिल्कुल यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं अब इसकी ना। देखो जी सर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ओवर एम आर फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसको एम्पिरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड करें तो एन नंबर मिलेगा। इसको आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना। ये जैसे देखें मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स बी हम्म। वन के साथ, तो ये एन जो बार नंबर है ये एन से मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ और वाई के साथ। जो भी न्यू वैल्यू बनेगी उसके नीचे लिखना और ये कंपाउंड ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है इथेन का वो C3 दिया हुआ है। गिवन दैट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मीथेन का ये है इथेन का, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो जब एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाएगा और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास इथेन का जो दिया गया 30, इस मास को उस कैलकुलेटेड मास से डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह आगे देखें ये परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो जब परसेंटेजेस देगी होती हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करते जाना है। जो कि मोलर मैसेज हैं उनके मोल्स मिलते जाएंगे। यहाँ पे देखें ये मैसेज लिखे हैं परसेंटेजेस, तो उस नंबर पे रिलेटिव एटॉमिक मैसेज लिखी हैं, फिर ये रेशो लिए, फिर होल नंबर में कन्वर्ट किए। ये भी एग्जांपल्स देखें सिमिलर सी। उसके बाद ये फिर टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस हैं जिस तरह के पहले आपने की हैं चीज़ें उसी तरह से मिलते जुलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हैं, मोल रेशो क्या है, सिंपलेस्ट रेशो, रिलेटिव एटॉमिक मास, परसेंटेज वगैरह सो ऑन। हाँ जी
यहाँ तक जो पढ़ा बेटे इसके बारे में क्वेश्चंस को पूछें आगे, ये फिर आपके नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर, क्वेश्चंस नहीं है, वो कल मैं दोबारा करके जो क्वेश्चंस होंगे वो हाईलाइट कर लूंगी, फिर ठीक हो वो गया। पूछ लूंगी अभी। इसके बाद ये मोलर मोलर गैस वॉल्यूम को भी देख लें। किसी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम है वो 24 डेसीमीटर क्यूब होता है एट रूम हम्म। टेम्परेचर, और इसको बेटे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। किसी ओके भी सर। गैस के एक मोल का वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पे 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, इसे मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस कहते हैं। और एवोगाड्रो लॉ जो है, इसकी डेफिनेशन याद रखें कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज जो हैं एंड अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि डिफरेंट गैसेस के आपने क्या करना है, इक्वल वॉल्यूम्स ले लें, बराबर बराबर वॉल्यूम ले लें, और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखें, तो सब में मॉलिक्यूल्स की तादाद भी सेम रहेगी। इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोस लॉ। ओके। ये 24 डेसीमीटर क्यूब वाला मैंने बता दिया। जैसा डजन से हम डजन फाइंड कर लेते हैं 12 से डिवाइड करके, मोल फाइंड कर लेते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, तो मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो गिवन वॉल्यूम को 24 से डिवाइड कर देना हमने, तो हमारे पास उस चीज के मोल्स आ जाएंगे। ओके सर। क्योंकि 24 डेसीमीटर क्यूब एक मोल होता है ना, तो जितना वॉल्यूम गिवन है उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो उसके मोल्स आ जाएंगे। ओके सर। ये ना नंबर ऑफ मोल्स कैसे ले सकते हैं, ये देखिए, मोल मैस ऑफ गैस इन ग्राम ओवर एम आर ऑफ द गैस। इससे क्या मिलता है, गिवन मैस को जब एम आर से डिवाइड करने लाजम आते हैं मोल्स मिलते हैं। और जब वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो उसको 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से, या दोनों अगर डेसीमीटर क्यूब में है तो फिर ऐसा चीज को भी 24 यूज कर लें, तो डिवाइड करने से आपको मोल्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये भी एग्जांपल देगी। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनको नोट कर सकती हैं, सॉल्व कर सकती हैं बाद में। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। इसके ये एंड पे क्वेश्चंस हैं लास्ट पे दिए गए, उसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको ले सकती हैं, या अदरवाइज आपकी अपनी बुक में जो क्वेश्चंस है ना बेटे से रेलेवेंट रेलेवेंट वो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है अभी, बाद में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके सर। ये चैप्टर बेटे कंप्लीट हुआ है। मोल्स का ये ज़रा लेंथी चैप्टर था, और इसमें काफ़ी जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, पेपर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आज आप इसी को ही कवर कर लें। ओके सर। हाँ जी।